ये है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, ठीक है। तो सुनिए, ऐसा है कि ये हमारे पास कोई मीडियम है, तो ये हम लोग स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ये कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने लगाया है, तो उसके इन्फ्लुएंस में इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो इस बात पर तो डिपेंड कर ही रहा है कि आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर है। जितना स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी उतना बढ़ाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी उतना बढ़ाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा आएगी। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ी बहुत बात इस क्यूरीज लॉ में सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में करने जा रहे हैं कि इस सिस्टम का यहां पे जो एटम्स है इसका यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह से क्या होगा, जो इसके एटम्स हैं या जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसका थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा, वो रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो इसके सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब उसकी थर्मल एनर्जी की वजह से उसमें रैंडमनेस बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, तो फिर आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो कम होने लग जाएगा, या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग जाएगी। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा तो यूं कह लीजिए कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो ससेप्टिबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी I/H ही तो होता है। ठीक है, आई बात समझ? तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ससेप्टिबिलिटी होता है, जो ससेप्टिबिलिटी होता है, ये ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। किसी बॉडी के लिए ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये किसी बॉडी के लिए नहीं है, ये जिस बॉडी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पैरामैग्नेटिक बॉडी। पैरामैग्नेटिक बॉडी। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। यही कांस्टेंट हमारा क्यूरीज टेम्परेचर, सॉरी क्यूरीज कांस्टेंट कहलाता है। क्यूरीज कांस्टेंट कहलाता है, और ये टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। किस में लेना है? केल्विन में लेना है। जो जेई मेन में आने वाला सवाल है वो अभी शायद लास्ट ईयर भी आया था, बस एज इट इज इसी पर बेस्ड पूछा था। ठीक है, कि इतनी ससेप्टिबिलिटी पर, सॉरी इस टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी इतना है, तो इतने टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी कितना हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। तो ये हम लोगों ने किसके लिए बात किया? ये हम लोगों ने किसी पैरामैग्नेटिक बॉडी के लिए बात किया। अब आगे सुनिए किसी फेरोमैग्नेटिक बॉडी के लिए, फॉर फेरो मैग्नेटिक बॉडी। तो फेरोमैग्नेटिक बॉडी के लिए भी कहानी मोर और लेस यही है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा, वो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या उसका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो कम होगा। अब यदि आप कंटिन्यूसली किसी फेरोमैग्नेटिक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कम होता जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ते रहने की वजह से एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पर कि कोई फेरोमैग्नेटिक बॉडी, जिस पर कि कोई फेरोमैग्नेटिक बॉडी एक पैरामैग्नेटिक बॉडी जैसा बिहेव करने लगेगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाता था। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो उसके डाइपोल्स थे, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट बनाते थे, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तो टेम्परेचर बढ़ाकर उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट जो है वो उसी दिशा में अलाइन नहीं हो पाएगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। तो टेम्परेचर के कंटिन्यूसली बढ़ाए जाने की वजह से एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर कि कोई फेरोमैग्नेटिक बॉडी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है।
ठीक है, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। पहले एक बार के लिए ऐसा लिखिएगा कि एट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर फेरो मैग्नेटिक बॉडी behaves as paramagnetic material या paramagnetic body। ठीक है, this temperature is Curie's temperature या क्यूरीज पॉइंट कहते हैं, क्यूरीज पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है, दिस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ, ये कांस्टेंट सी डैश है डिवाइडेड बाय टी माइनस टी सी होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी ही है, बट ये टी एक्चुअली टी माइनस टी सी है, वेयर टी सी इज क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट, क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर अबव क्यूरीज टेम्परेचर माइनस टाइम्स ऑफ क्यूरीज टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा ये सी डैश और ये C अलग अलग होता है, दोनों C कांस्टेंट सेम नहीं है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रख लीजिएगा कि ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में लेना है, केल्विन में लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज दिस। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C बाई टी होता है ना। तो ससेप्टिबिलिटी कितना दे रखा है, 1.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 इज C बाई टेम्परेचर 300 केल्विन है, रहने दीजिए एज इट इज। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू 144। तो ससेप्टिबिलिटी 144 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 इज इक्वल टू C बाई कोई टेम्परेचर होगा T। ठीक है, तो यदि आप एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से कर दें डिवाइड, तो 144 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5, दिस इज C बाई टी मल्टीप्लाइड विथ C बाई 300। तो C से C कैंसल आउट हो गया, ये इससे कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ये 12 से 12 बार में, तो यहां से T की वैल्यू कितनी आ रही है, 300 बाई 120। ठीक है, 30 बाई 12, हाँ 2.5 केल्विन। ठीक है, 2.5। इसको एक बार फिर से लिखना चाहें तो लिख लीजिए। हम लोगों ने ज्यादातर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पर ही अपनी सारी बातें की है, पर ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में इससे रिलेटेड सब कुछ थ्योरेटिकली जो भी पॉइंट है वो तो डिस्कस कर ही लिया था, है ना। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है, वो ससेप्टिबिलिटी लार्ज एंड पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव का आई होप मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही आपके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी पैरेलल है, सॉरी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है क्योंकि आई वेक्टर इज पैरेलल टू एच वेक्टर होता है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होता है। ठीक है, तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी भी लार्ज एंड पॉजिटिव। लार्ज एंड पॉजिटिव से मेरे कहने का मतलब है कि 10 रेज टू दी पावर 2, 3 ऐसे ऑर्डर का होता है।
ठीक है, चल। इसमें एक छोटी सी बात मैं और बोलूंगा, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, तो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं दो ग्रुप में। हाँ इसके बाद मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, ठीक है, वो ये है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, और दूसरा होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। जैसे एग्जाम्पल से ही बात करें तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल जैसे स्टील एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आप अक्सर देखेंगे भी कई जगह। एग्जाम्पल इज सॉफ्ट आयरन, ठीक है। क्या दोनों में डिफरेंस है? तो डिफरेंस सिंपल ये है कि ये हमारे पास कोई एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो या कोई एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, डोमेन दोनों के अंदर होते हैं। डोमेन वाली जो चीज है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे रीजन्स दोनों में ही होते हैं, जिस रीजन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही सेंस में होते हैं। डोमेन यहां पर भी है, डोमेन यहां पर भी है, यानी जो डोमेन वाली बात है वो तो किसी भी टाइप के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वैलिड है, ठीक है। डिफरेंस यहां पर आता है कि जैसे ये आपने कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये क्या है, कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी है और कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी है। तो इस दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो इसके डोमेन्स हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से क्या होगा कि इनका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो इसकी अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। ये यहां तक वाला काम दोनों ही एक जैसा कर रहे हैं। अब इसके बाद होगा ये कि यदि आप अपना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, रिमूव कर दें, मतलब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना स्टार्ट किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है, मतलब इसके अंदर कुछ डोमेन्स ग्रो करेंगे, कुछ डोमेन का साइज कम होगा। जैसे वो डोमेन्स जिसकी अलाइनमेंट एक्सटर्नल के ही डायरेक्शन में है उसकी तो साइज बढ़ेगी, जैसे कि ये वाला जो रीजन है यहां पर डाइपोल्स इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, कुछ डोमेन के साइज कम भी होंगे, ठीक। जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनमें होता क्या है कि जब आप अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं, अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं, उसके बावजूद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हटाने के बावजूद भी ये जो इसके अंदर के इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं, मतलब इसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अब भी बना रहता है। ऑलराइट, मतलब कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, उसके बाद भी इसने जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बनाया था, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया था, वो अब भी मेंटेन रहता है। लेकिन किसी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये वाली चीज नहीं होती है, यानी आप अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हटाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हटा देंगे तो दोबारा से इसके जो डोमेन्स हैं वो रैंडमली अलाइन हो जाएंगे। डोमेन्स क्या होंगे, रैंडमली अलाइन हो जाएंगे, और डोमेन्स जब रैंडमली अलाइन होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं प्रोड्यूस होता है, यानी ये जैसे आप हटाएंगे तो ये फिर से रैंडमली अलाइन हो गए, फिर से क्या हो गया, तो रैंडमली अलाइन हो गए, और नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो है, कब, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये 0 है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो जो परमानेंट मैग्नेट्स आप देखते हैं, जो मैग्नेटिक टॉयज वगैरह जो आप देखते हैं, वो किसके बने होते हैं, वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहने का मतलब है कि ये अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म लूज कर देगा जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा ली जाएगी तब, ठीक है।
आइए नेक्स्ट, चलिए हेडिंग डालिए, लिखिए हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस तो हिस्टेरेसिस का एक जनरल मतलब है, वो जनरल मतलब ये है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी यदि किसी दूसरी रीजन से जनरेट किया जाता है, मतलब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आप किसी टाइप के कुछ चेंज लेकर के फिजिकल क्वांटिटी जनरेट करते हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी या जो फिजिकल फिनोमेना है वो लैग करता है किससे, तो जिस रीजन की वजह से वो फिजिकल क्वांटिटी बनाया जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टार्टिंग वाली बात पे एंडिंग में फिर से आएंगे, अभी तो आप सुनिएगा हिस्टेरेसिस क्या है। देखिए ऐसा है कि ये मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हिस्टेरेसिस हम लोग प्राइमरली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ही बात करते हैं, डायामैग्नेटिक बॉडी या पैरामैग्नेटिक बॉडी में हिस्टेरेसिस उतना कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। तो ये यदि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें स्टार्टिंग में जो इसके डोमेन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड है, और रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड होने की वजह से जो इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 0 है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका कितना है, 0। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको एक्सपोज करते हैं ऐसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिखूं या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बजाय मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिख देता हूं ऐसा H, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने का जो प्रैक्टिकल तरीका है वो ये है कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप सीधा किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर पटक दीजिए, ठीक है। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आएगी वो Ni के बराबर आएगा, ठीक है, Ni के बराबर। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर Ni लगाया तो क्या होगा, मतलब जैसे ही आपने इसके ऊपर मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाया तो इसके ये जो डोमेन है वो डोमेन में ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, यानी कि इसके जो डाइपोल्स हैं वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं वो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहां पर हम लोग बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं जिसमें वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग लेने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग लेने वाले हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि H। तो जो अभी मैं डेफिनेशन में बोल रहा था कि फिजिकल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होने वाला है वो कौन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और जो इसके पीछे का कॉज है क्यों प्रोड्यूस होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आंसर इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से। तो हिस्टेरेसिस कहने का मतलब है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये लैग करेगा, ये लैगिंग होगा। किससे लैगिंग होगा, तो उस रीजन से जिस रीजन की वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा। किस रीजन की वजह से आएगा, H की वजह से आएगा। तो हिस्टेरेसिस कहने का मतलब है H लीड करेगा, I लैग करेगा, बस यही फिनोमेना हिस्टेरेसिस कहलाता है, ठीक है। कैसे, सुनिएगा, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम लोगों ने बढ़ाना स्टार्ट किया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम लोगों ने क्या किया, बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे ही आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाना स्टार्ट किया तो अब ये इसके अंदर डोमेन ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, डोमेन ग्रोथ होना स्टार्ट होगा यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जैसे ये आप H कंटिन्यूअसली बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि H हम लोग बढ़ा रहे हैं, H हम लोग धीरे 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 करके बढ़ाते जा रहे हैं। H के बढ़ाए जाने की वजह से क्या होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, सिंपल। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये बिल्कुल लीनियरली रिलेशन नहीं आता है इसके बीच में, मतलब लीनियर ग्रोथ नहीं होता है, ये कुछ ऐसा सा होगा, ऐसा, ठीक है। और H के कंटिन्यूअसली बढ़ाए जाने की वजह से क्या होगा कि इसके ज्यादा से ज्यादा जो डोमेन्स हैं वो इसी H वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो कभी ना कभी एक ऐसा H वेक्टर आएगा जिस पर इसके सारे के सारे डोमेन्स इसी H वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ओके। चलिए इस पॉइंट का नाम एक बार के लिए मैं निकाल देता हूं, दिस इज A, दिस पॉइंट इज O, ठीक है।
ओके, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? H बढ़ाए तो I बढ़ा, ये लीनियर रिलेशन नहीं है, ये ऐसे बढ़ते 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 कभी ना कभी तो सैचुरेट हो गया। सैचुरेट हो गया से मेरे कहने का मतलब है अब यदि आप फर्दर H बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा दीजिए। एक H की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस पर कि सारे के सारे इसके जो डाइपोल्स हैं वो इसी H वेक्टर की तरफ अलाइन हो जाएंगे। तो अब फर्दर H बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आप इससे भी और तगड़ा मैग्नेट बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी डाइपोल्स थे वो इसी दिशा में अलाइन हो चुके हैं। इतनी बात समझ में आई? यानी एक ये ऐसा सिचुएशन आ गया जिस सिचुएशन में क्या हुआ कि इसके सारे डाइपोल्स इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ठीक है, ये लेट से H की कोई वैल्यू रही होगी, H की कोई वैल्यू रही होगी। ओके इतनी बात सही है, क्लियर है? अब इसके आगे अब हम लोग क्या करते हैं कि इस H वेक्टर की वैल्यू को कम करना स्टार्ट करते हैं। H वेक्टर की वैल्यू को कम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक बार के लिए डायरेक्शन ले लेता हूं कि ये वाली डायरेक्शन हम लोग एक बार के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन हम लोग एक बार के लिए नेगेटिव ले लेते हैं। मतलब ये जो H की मैक्सिमम, ये जो H की वैल्यू है, लेट से एक बार के लिए इसका नाम H0 रख देता हूं। मतलब H0 कहने का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वो वैल्यू जिस पर कि सारे के सारे डाइपोल्स या डोमेन्स अलाइन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? तो नेक्स्ट हम लोग ये कर रहे हैं कि इस H की वैल्यू को अब कम करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही आप अपना मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम करना स्टार्ट करेंगे तो बताइए इन डाइपोल्स का या इन डोमेन्स का क्या होगा? तो ये डोमेन थोड़ा फ्री होना स्टार्ट होंगे। यानी अभी तक जो इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी के इन्फ्लुएंस में सारे डोमेन्स टाइटली इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, तो ये H करेंगे तो इसके डोमेन्स की थोड़ी सी तो रैंडमनेस बढ़ेगी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगा। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। तो इट इज समथिंग लाइक कि अब ये आपने H अपना कम करना स्टार्ट किया, ये ऐसे H आप कम कर रहे हैं और H हम लोग घटाते फिर H को हम लोग 0 कर देते हैं। H पहले बढ़ाया 0 से H0 और फिर H को घटाकर कितना कर दिया? 0। जब आपने इस H को 0 भी कर दिया ना, जब आपने इस H को 0 कर दिया तो उस समय हम लोगों ने ये देखा कि इवन इफ आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 हो गया, फिर भी इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर थोड़े बहुत मैग्नेटिक डाइपोल्स जो थे वो प्रीवियस H के डायरेक्शन में ही अलाइंड थे। समझ रहे हैं? यानी कि H 0 होने पर अब भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 होने पर अब भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ। ओके, यानी कि अब भी क्या हुआ? तो ऐसे कुछ रीजन में तो डाइपोल्स ऐसे कंप्लीटली रैंडमली अलाइंड हो गए, लेकिन कुछ रीजन में जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो प्रीवियस H वाले डायरेक्शन में ही अलाइंड थे। ठीक है, तो इस पॉइंट का हम लोग एक नाम निकाल देते हैं, जैसे B, और ये जो डिस्टेंस OB है, OB, ये OB का नाम निकाल देते हैं रिटेंटिविटी। क्या नाम निकाल रहे हैं इसका? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी से सिंपली मेरे कहने का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वो वैल्यू जो रिटेन्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वो वैल्यू जो रिटेन्ड है इवन इफ आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी घटकर 0 हो गया है तब भी। आई बात समझ? तो हिस्टेरेसिस कहां है? यही तो हिस्टेरेसिस है कि आपका H घटकर 0 हो गया, लेकिन H के चेंज की वजह से ही I प्रोड्यूस हो रहा था, और H घटकर 0 हो गया लेकिन I घटकर 0 नहीं हुआ। तो कौन लीडिंग है और कौन लैगिंग है? H लीड कर रहा है ना, और I क्या कर रहा है? I लैग कर रहा है। दिस फेनोमेना इज हिस्टेरेसिस। आई बात समझ? ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये इधर वाला स्पेस में थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? इस समय तक तो क्या था कि इस समय पे आपका H की वैल्यू 0 थी, तो भी थोड़े बहुत मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं वो प्रीवियस डायरेक्शन में अलाइंड है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? तो H को फिर से बढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन पॉजिटिव साइड नहीं, नेगेटिव साइड। मतलब कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो प्रीवियस वाली डायरेक्शन थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में H, इस डायरेक्शन में। तो अब जैसे ही आप इस डायरेक्शन में H बढ़ाएंगे, अब क्या होगा? तो अब ये वाले जो डोमेन्स हैं ये अलाइन होना स्टार्ट होंगे, इनमें डोमेन ग्रो होगा,
और इसमें कमी आएगा, मतलब ये वाला डोमेन का जो साइज है वो घटेगा, ये वाला डोमेन का जो साइज है वो बढ़ेगा। यानी कि अब क्या होगा, तो अब एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, मतलब जब आप इस h की वैल्यू को, इस h की वैल्यू को नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस h की वैल्यू को यदि आप नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो इसके सारे डोमेन्स हैं वो बिल्कुल रैंडमली अलाइन हो जाएंगे, बिल्कुल रैंडमली अलाइन हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस ग्राफ पे मैं बताऊं तो ये वाली चीज यहां से ऐसे घटते घटते 0 हो जाएगी, 0। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, लेट से ये वाला पॉइंट है हमारा C। इस पॉइंट C पर क्या हुआ है, C पर क्या हुआ है, तो C हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वो वैल्यू है जिस पर की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो फिर से इस वाली बात को समझिएगा कि शुरुआत में दोनों 0 0 थे, H भी 0 I भी 0। फिर आपने H बढ़ाना स्टार्ट किया तो I बढ़ा, H बढ़ाते गए I बढ़ता गया, H की एक वैल्यू पर I मैक्सिमम, ठीक है, तो वो हम लोग कह रहे हैं कि सैचुरेट हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोगों ने H कम करना स्टार्ट किया, तो H जब हम लोग कम कर रहे हैं तो I उसी रफ्तार से, उसी पेस से कम नहीं हुआ। जब आपका H कम होते 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 0 हो गया, H कम होते होते यहां पे तो H कितना है, 0, उस समय भी कुछ ना कुछ I रह गया, मतलब I लैग कर रहा है। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो H वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो एक ऐसा H की वैल्यू आएगी, एक ऐसे H की वैल्यू आएगी जिस पर कि ये सारे डोमेन्स कंप्लीटली रैंडमली अलाइंड हो जाएंगे और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो OC है, ये जो डिस्टेंस OC है, इसे हम लोग कहते हैं कोअर्सिविटी, कोअर्सिविटी, इसे क्या कहते हैं, कोअर्सिविटी कहते हैं। और इस OC को कोअर्सिव फोर्स बोलते हैं। मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स तो क्या एक्चुअली ये तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ठीक है, ये फेनोमेना कोअर्सिविटी है। कोअर्सिव फोर्स क्या हो गया, तो कोअर्सिव फोर्स नेगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वो वैल्यू हो गई जिस पर कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हो गया। ये मैं अभी लिखवा भी दूंगा, पहले एक बार के लिए सुन लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए। नेगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वो वैल्यू कोअर्सिव फोर्स है जिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हो गया, यानी कि सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स कंप्लीटली रैंडमली अलाइन हो गए। यहां तक वाली बात समझ आ गई? ठीक, चलिए अब सुनिएगा आगे। अब इसी H को हम लोग नेगेटिव साइड में और बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इसी H को हम लोग क्या करते हैं, तो नेगेटिव साइड में और बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप इस H को नेगेटिव साइड में और बढ़ाएंगे, हाइयर वैल्यू का बनाएंगे, तो अब क्या होगा, अब होगा ये, अब होगा ये कि अब इस डायरेक्शन में डोमेन ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपका H इस दिशा में है तो फाइनली इसके डोमेन्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन में लाइन होना स्टार्ट होंगे, है ना। तो H हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर फाइनली यहां पर भी हमारे पास नेगेटिव H में एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिस पर कि सारे के सारे डोमेन्स इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। यानी इधर भी तो कभी ना कभी सैचुरेशन आएगा भाई, जब आप H इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल्स इस डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, H कंटिन्यूअसली बढ़ाए जा रहे हैं तो डोमेन ग्रोथ कंटिन्यूअसली हुआ जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर H की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिस पर सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। सिंपल, मतलब इधर पॉजिटिव साइड सैचुरेशन आया था तो इधर भी नेगेटिव साइड भी सैचुरेशन आया था। लेट से ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ H0 है। तो अब फर्दर H की वैल्यू को बढ़ाने का और कोई फायदा है क्या? नहीं। अब H बढ़ाना चाहें आप बढ़ा लीजिए, पर अब और ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि इसके सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं वो ऑलरेडी अलाइन हो चुके हैं। समझ गए? ठीक है, चलिए तो फिर अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका आइडिया आपको लग ही चुका होगा कि अब हम लोग फिर से इस H की वैल्यू को कम करेंगे। ये जो H है जो कि नेगेटिव साइड डायरेक्टेड है उसकी वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं।
तो जैसे ही इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू को आप डिक्रीज करेंगे, जो इसके डोमेन्स हैं वो अब थोड़ा फ्री होना स्टार्ट होंगे, और अभी तक जो डोमेन्स इस नेगेटिव साइड में अलाइंड थे तो उनमें अब रैंडमनेस बढ़ेगा, उनकी अलाइनमेंट खराब होगी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फिर से ये नेगेटिव से ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घटा घटा घटा, और ये यहां वही पॉइंट हमारा फिर से क्या आ गया, बी। ठीक है, ये वही पॉइंट बी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इस h की नेगेटिव वैल्यू को घटाते 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 h की वैल्यू को, इवन इफ आप जीरो अप्लाई कर दें, मतलब h की वैल्यू को जीरो बना दें, तो फिर भी थोड़े बहुत, मतलब जब h की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, मैं इसको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं कि h की वैल्यू आपकी जीरो हो गई, तब भी थोड़े बहुत मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन में अलाइंड रहेंगे, है ना, और कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रैंडमली अलाइन हो जाएंगे। कुछ थोड़े बहुत तो मैग्नेटिक डाइपोल्स अब भी क्या हैं, तो प्रीवियस h वेक्टर की डायरेक्शन में ही अलाइंड हैं, यानी कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स ने अपने आप को अब भी रिटेन करके रखा है प्रीवियस h के डायरेक्शन में। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस OB है, यही हमारा क्या है, दिस इज रिटेंटिविटी। ये क्या है, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। ओके, तो अब ये h आपका जीरो हो गया, फिर नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब h की वैल्यू को हम लोग इस साइड बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव साइड बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप h की वैल्यू को पॉजिटिव साइड बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो फिर इस रीजन में डोमेन का ग्रो होगा, और ये वाला जो डोमेन है वो कम होना स्टार्ट होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच फिर क्या होगा फाइनली, तो फाइनली ये यहां से ऐसे आया 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 और फिर ये ऐसा ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो फाइनली इसका जो है फिर से सैचुरेशन पॉइंट सेम आ जाएगा। ओके, तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, इसी कर्व को हम लोग कहते हैं दिस इज हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस ग्राफ या हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो इस पूरे फेनोमेना में क्या हुआ है, मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में आपका h वेक्टर लीडिंग था और I वेक्टर लैगिंग था। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आगे आगे कौन चल रहा है, h चल रहा है, और उसको I वेक्टर जो है वो फॉलो अप कर रहा है। तो ये जो फेनोमेना है जिसमें I लैग कर रहा है h से, यही हमारा हिस्टेरेसिस है। दिस इज आवर हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिएगा। हाँ हाँ, सबसे पहली बात, हिस्टेरेसिस है क्या, तो लिखिएगा फेनोमेना of lagging of I vector behind H vector is hysteresis। ठीक है, ठीक, यहां पे दो टर्म्स मैंने डिफाइन किए हैं। पहला है क्या, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, तो लिखिए इसको, रिटेंटिविटी क्या है, तो इट इज दैट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब I वेक्टर, विच इज रिटेन्ड, which is retained even if magnetic intensity is zero। ठीक है, इवन इफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो, जब आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो है तब भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वो वैल्यू जो रिटेन है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, हार्ड फेरोमैग्नेटिक और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। चलिए, तो मेरा यहां पर सवाल है आपसे एक, बताइए कि ये रिटेंटिविटी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा बड़ी होगी, हार्ड फेरोमैग्नेटिक बॉडी के लिए ज्यादा बड़ी होगी या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक बॉडी के लिए ज्यादा बड़ी होगी। ऑब्वियसली ये रिटेंटिविटी हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहने का मतलब
जो अपने आप को अलाइंड रखता था, इवन इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप हटा भी लेते थे तो भी उसके डाइपोल्स एक बार जिस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, उसके डोमेन्स एक बार जिस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, वो कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में अलाइन रहते थे। ठीक है, तो ये जो ओ बी की वैल्यू है, ये जो ओ बी की वैल्यू है, दिस इज लार्ज फॉर हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये जो ओ बी की वैल्यू है ये स्मॉल है फॉर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ गए? किसी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वाली वैल्यू कैसी है? छोटी। चलिए, इसके बाद अगला टर्म हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? कोअर्सिविटी, या कोअर्सिव फोर्स भी इसको बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट इज, लिख लीजिए कोअर्सिविटी। तो कोअर्सिविटी से मैं ये कहना चाह रहा था कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, it is that value of magnetic intensity at which intensity of magnetization, या just magnetization भी बोल सकते हैं, is 0। ठीक है, तो फिर से ये जो वैल्यू है, ये OC जो कोअर्सिविटी है, या इस पॉइंट को भी C बोल देता हूं, कोअर्सिविटी। ठीक है, तो ये कोअर्सिविटी किसके लिए ज्यादा होगा? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए या हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए? तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू जो है ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक बॉडी के लिए ज्यादा बड़ी होगी, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक बॉडी के लिए ये भी छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो OC है, दिस OC इज लार्ज फॉर हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस इज स्मॉल फॉर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा। तो इनडायरेक्टली आप ये पूछना चाह रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि H की कोई वैल्यू है, लेट से H की ये वाली वैल्यू, आप बोलेंगे H की ये वाली वैल्यू है, तो इस H की वैल्यू पर I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप कर्व में देखने जाएंगे, आप बोलेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या है आई? क्योंकि डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो आप H और I के बीच में बहुत आसानी से रिलेशन बता रहे थे कि भाई ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू I बाई H होता है, तो I इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ H होता है डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक में। और यहां पर क्या करें? तो यहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। H की किसी वैल्यू के लिए I की वैल्यू क्या है वो डायरेक्टली नहीं बता सकते, वो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उस सब्सटेंस की हिस्ट्री पता हो। हिस्ट्री पता हो से मेरे कहने का मतलब है आपको एग्जैक्टली पता हो कि इस सब्सटेंस के साथ क्या हुआ था पहले। मेरे कहने का मतलब था कि आपने उसे पहले मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज कहने का मतलब ये वाला सिचुएशन, ये मैग्नेटाइज किया। मतलब हिस्टेरेसिस की एक साइकिल क्या है समझ रहे हैं? जैसे शुरुआत में दोनों ही चीजें जीरो है, शुरुआत में क्या है? I और H दोनों ही आपका जीरो है। ठीक है, ये यहां से आपने बॉडी को पहले मैग्नेटाइज किया, ठीक है, फिर यहां पे मैग्नेटाइज, यहां डीमैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, यहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया? 0। ठीक है, फिर दोबारा से मैग्नेटाइज किया, फिर दोबारा से डीमैग्नेटाइज किया, फिर मैग्नेटाइज किया, तो ये एक साइकिल हिस्टेरेसिस का कंप्लीट हुआ। ठीक, अब आप किसी H की वैल्यू के लिए यदि मेरे से बोलेंगे रैंडमली कोई सा भी H दे करके कि यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताओ, तो नहीं बता सकते हैं अनलेस और अनटिल उसकी हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री बताओ यानी कि अभी जस्ट उसके साथ क्या हुआ था। जैसे मैं बोलूं कि शुरुआत में बिल्कुल ना तो I था ना H था, ना तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था ना ही H था, शुरुआत में दोनों 0 0 थे। मैंने पहली बार H लगाया, इतना मैंने क्या किया है? पहली बार H लगाया। अब बताओ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है? तो आप फटाक से बोलेंगे ये रहा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई बात समझ? फिर मैं बोलूं कि मैंने एक बार बॉडी को कंप्लीटली मैग्नेटाइज कर दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैंने एक बार बॉडी को कंप्लीटली पॉजिटिव साइड मैग्नेटाइज कर दिया है, फिर H घटाकर यहां तक लेकर आया हूं, बताओ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? तो आप फटाक से बोलेंगे ये वाली वैल्यू है। आ रही बात समझ?
फिर से यदि मैं बोलूं कि मैंने एक बार मैग्नेटाइज किया था, फिर एक बार डीमैग्नेटाइज किया था, फिर ऑपोजिट साइड मैग्नेटाइज किया था, और अब बताओ कि H की वैल्यू के लिए I की वैल्यू क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं इस H की बात कर रहा हूं और इस समय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इतना है। तो यदि मैं हिस्ट्री ना बताऊं तो फिर H के लिए आप I नहीं बता सकते। आई बात समझ? ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, जो आपको ध्यान रखना है, कि ये जो ग्राफ के अंडर का एरिया है, ये जो इस ग्राफ के अंडर का एरिया है, ये ग्राफ के अंडर का एरिया एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी लॉस को। लिखिएगा इस बात को, लिखिएगा इस बात को। मैं इधर इरेज कर रहा हूं, इस बात को लिखिएगा कि एरिया अंडर हिस्टेरेसिस कर्व gives loss of energy। तो जितना बड़ा ग्राफ के अंडर का एरिया होगा, ये एरिया अंडर ग्राफ जितना बड़ा होगा, तो लॉस इन एनर्जी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? ठीक है। ये हिस्टेरेसिस होता कहाँ है? तो प्राइमरली ये ट्रांसफार्मर में होता है या एसी जनरेटर में होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी तो एक बार के लिए आप ये सुनिए कि जैसे मैं कह रहा था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉफ्ट आयरन का एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, मतलब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल मैं लेता हूं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे एग्जांपल इज सॉफ्ट आयरन। तो इस सॉफ्ट आयरन के लिए ये जो I वर्सेस H ग्राफ है, ये I वर्सेस H ग्राफ कुछ ऐसा है। इसके लिए जो कोअर्सिविटी है या रिटेंटिविटी है वो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज के हैं। ठीक है, क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज या इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी की छोटी ही वैल्यू पर ये आसानी से सैचुरेट भी हो जाता है। फिर जब आप अपना H वेक्टर कम करते हैं या घटाकर 0 करते हैं तो इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो इसके लिए एरिया अंडर हिस्टेरेसिस ग्राफ ये ऐसा छोटा सा है। छोटा सा किसके मुकाबले? तो दूसरा, यदि मैं कोई एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लूं, इस हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जैसे एग्जांपल इज स्टील, तो इसके लिए ये कुछ हिस्टेरेसिस ग्राफ ऐसा है, ऐसा है। तो इसके लिए जो एरिया अंडर ग्राफ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, किसको यूज करना प्रेफर करेंगे? जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर किस काम में आता है? एनर्जी के ट्रांसमिशन में काम आता है ना? तो ट्रांसमिशन में आप क्या चाहेंगे भाई? लॉस मिनिमम हो। लॉस मिनिमम हो तो ट्रांसफार्मर या जनरेटर सब में हम लोग अपना सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं या सॉफ्ट आयरन यूज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे लॉस इन एनर्जी कम होता है। ठीक है, आई बात समझ? चलिए एक आखिरी काम और कर लेते हैं कि अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको थोड़ा एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, समराइज कर लेते हैं। तो समराइज जैसे ये कंपैरेटिव स्टडी है मैग्नेटिक मटेरियल्स का। ठीक है, तो एक साइड मैंने इधर प्रॉपर्टी लिख लिया है और दूसरी साइड ये डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में इसको कैटेगराइज कर लिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म का। ठीक है, कि मैग्नेटिज्म क्यों या किस रीजन से प्रोड्यूस होता है। तो बताइए डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिज्म क्यों आता है? तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को ही समझाने के लिए मैंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाया था आपको थोड़ा सा, कि उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेकर आते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से लिंक्ड फ्लक्स बढ़ता है, चेंज होता है, और उसमें ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाता है। ठीक है,
तो इसके लिए जो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म है वो है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिज्म का जो रीजन है वो ये ऑर्बिटल मोशन नहीं बल्कि स्पिन मोशन होता है। ठीक है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और फेरोमैग्नेटिज्म में तो यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटे मोटे रीजन के अंदर ढेर सारे एटम सेम सेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैरी कर रहे थे जिसका नाम डोमेन था। तो इसमें डोमेन ग्रोथ आप लिख सकते हैं, या जस्ट सिंपल डोमेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो यहां पर बनने वाला जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से काफी छोटा होता है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटा है और अपोजिट अपोजिट अपोजिट। लेकिन यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटा तो है लेकिन सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। और यहां पर जो बनने वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्गर आता है। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू, याद कीजिए, I by H। ये ससेप्टिबिलिटी यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव है। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव भी है और स्मॉल भी है। यहां पर ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है और स्मॉल है। यहां पर ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है और लार्ज है, काफी लार्ज वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंडेंसी ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑन टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑन टेम्परेचर। हाँ तो यहां जो ससेप्टिबिलिटी है वो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और यहां पर क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि टेम्परेचर बढ़ाए जाने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन जो इसके डाइपोल्स हैं उसमें रैंडमनेस इंक्रीज होता है, तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ना रह के थोड़ा बहुत अलाइनमेंट उसका डिस्टॉर्ट हो जाता है। और यहां पर भी वही है कि जब टेम्परेचर क्रिटिकल, मतलब यहाँ पे तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में हम लोगों ने अलग से बात किया था कि यहाँ पर तो एक ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है जिसे क्यूरीज या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जिस पर आपका एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा बिहेव करने लग जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ाए जाने की वजह से ससेप्टिबिलिटी तो डिक्रीज ही होती है। ठीक है, ठीक है, बियॉन्ड, यहां मैं लिख भी देता हूं, दिस इज बियॉन्ड TC, क्यूरीज टेम्परेचर के बियॉन्ड। ठीक है, हाँ रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी यहां पर भी क्या है, स्मॉल एंड नेगेटिव। ठीक है, यहां पर स्मॉल एंड पॉजिटिव और यहां पर लार्ज एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, वेयर एज यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हिस्टेरेसिस कर्व।
तो हिस्टेरेसिस कर्व यहाँ पे हम लोग इन दो सब्सटेंसेस के लिए बात नहीं करते हैं, वैसे ड्रॉ करना चाहें कर तो सकते हैं पर उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने आई एच कर्व अपना ड्रॉ कर ही लिया कि ये आई है ये एच है, तो ये आई एच कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। यहां पे भी वेरी स्मॉल होता है, और यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो लार्ज होता है, लार्ज होता है। चलिए एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉपर। और बताइए एग्जाम्पल। हाँ, एक तो कॉपर हो गया, बिस्मथ हो गया, लेड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन होता है ना? हाँ हाँ, वाटर होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स बताइए। तो एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, हाँ हाँ, कैल्शियम होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बताइए। तो कोबाल्ट है, आयरन है, निकल है, ठीक है। एग्जाम्पल सबके याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सब कुछ ही कंप्लीट किया है, ठीक है। मतलब आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं तो भी सारा का सारा काम इससे चल जाएगा, ठीक है।